नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9 बज गए हैं, यानी कि वक्त लाख टके की बात का। और मैं हूं अनुपम। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे बीजेपी की वीआईपी सीट समाजवादी पार्टी से कौन फिट, क्योंकि अखिलेश यादव अब बीजेपी की परंपरागत सीट पर टक्कर देने की तैयारी में है। साथ ही बात होगी 24 का चुनावी दंगल, दलित खिलाएंगे कमल, क्योंकि बीजेपी अब क्षेत्रवार दलित अभियान को धार देने जा रही है। और वहीं बात करेंगे गठबंधन से दूरी, मायावती का फाइनल फैसला, जिसमें आपको दिखाएंगे आखिर मायावती ने अपने नेताओं को क्यों एनडीए और इंडी गठबंधन से दूर रहने को कहा है। और साथ ही बात करेंगे जाटों का संदेश बनेगा पश्चिम प्रदेश, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का मुद्दा गर्मा गया है। और आखिर में आपको दिखाएंगे राहुल के हिंदुत्व ज्ञान पर क्यों छिड़ा संग्राम। लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पुलिस रेडियो दिवस पर लखनऊ में सीएम ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। कहा, समय से 2 कदम आगे बढ़कर रहे तैयार, साइबर क्राइम से निपटने पर दे ध्यान। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कार्यकर्ताओं को जनाधार बढ़ाने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव पर लखनऊ में बड़ी मीटिंग के बाद अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की 1.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त। डॉलीबाग इलाके में आईटी की कार्रवाई। गाजीपुर की तनवीर शहर के नाम थी संपत्ति। रामपुर के सकरी गांव में कच्चे मकान की दीवार गिरी, 3 बच्चों की दबकर मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। दो 2024 के महासंग्राम में समाजवादी पार्टी अब उस रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है जिससे वीआईपी सीट पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को घेरा जा सके। दरअसल समाजवादी पार्टी की यह प्लानिंग बीजेपी के पैटर्न का ही हिस्सा है, क्योंकि बीजेपी मैनपुरी, रामपुर और आजमगढ़ में कमल खिलाना चाहती है। तो अब अखिलेश यादव भी बीजेपी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल बीजेपी की वीआईपी सीट पर समाजवादी पार्टी की नजर है और बीजेपी की वीआईपी सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतार सकती है। नवरात्रि से पहले समाजवादी पार्टी बीजेपी की वीआईपी सीट्स पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। खासकर अखिलेश यादव की नजर वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ सीट पर है। और माना जा रहा है कि इन सीट पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कि आखिर कैसे समाजवादी पार्टी बीजेपी के पैटर्न पर पीछे पीछे चल रही है और इसी पर सपना सजोए हैं बीजेपी को पीछे करने का। बीजेपी के योद्धाओं से टक्कर लेने के लिए समाजवादी पार्टी ताल ठोक रही है। बीजेपी की परंपरागत सीटों पर अखिलेश नजर बनाए हुए हैं और उन इलाकों में कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी की हालत करीब करीब शून्य है। यानी जैसे ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई, उसी पैटर्न पर अब अखिलेश की लाल सेना मैदान में उतरने की तैयारी कर दी। दरअसल अखिलेश यादव अपने प्लान के तहत बीजेपी के वीआईपी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। वाराणसी से गोरखपुर तक उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। रामपुर, आजमगढ़ और मैनपुरी पर सपा का खास फोकस है। यानी अखिलेश यादव का दावा है कि जल्द ही वो उन सीटों पर भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने वाले हैं जहां पिछले चुनाव में उन्हें जीत कम, हार का सामना ज्यादा करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हर वीआईपी सीट पर वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे और इस नवरात्रि से ही इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। तो वहीं अखिलेश पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी प्रत्याशी वीआईपी नहीं होता, यहां कार्यकर्ता ही प्रत्याशी बनता है। दरअसल अखिलेश यादव को भी पता है कि बीजेपी से सामना करना उनके अकेले की बस की बात नहीं और यही वजह है कि वो कांग्रेस के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। लेकिन सीटों के गणित में उलझी समाजवादी पार्टी इन सब से अलग बीजेपी के खिलाफ नया एक्शन प्लान तैयार कर रही है और फोकस पीडीए फॉर्मूले पर है।
अखिलेश यादव ने कहा, समाज पीडीए के साथ खड़ा हो तो विकास होगा। अगर हम सत्ता में आएंगे तभी बेहतर कर पाएंगे। चुनाव में अपने वोट के अधिकार को पहचानना है। पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे। एनडीए फिर जीता तो ना जाने कौन सा संविधान आएगा। मतलब ये कि अखिलेश यादव भले ही यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी को रोकने के लिए तरह तरह से संदेश दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की भनक है कि बीजेपी पुख्ता ढंग से चुनावी मैदान में है, जिसे रोक पाना काफी मुश्किल है और इसी वजह से उन्होंने अब बीजेपी के रास्ते को अपना लिया है। अरे बड़े नेताओं को घेरने के लिए उनके पास तो बड़े नेता चाहिए होंगे, उनके पास है कौन? अखिलेश यादव जी स्वयं ही लड़ रहे हैं और घोषणा करें कि यहाँ लखनऊ से लड़ेंगे कि बनारस से लड़ेंगे। घोषणा करें ना अखिलेश यादव जी। तो अगर सबसे बड़े तो नेता वही हैं, अपनी पहले घोषणा करें, उसके बाद देखेंगे कि क्या है। उनके पास कोई वीआईपी सीट लड़ने के लिए कोई नेता नहीं है और वो इसी तरीके से लोगों को चलाते रहें। मैं उनको आह्वान करता हूं कि वो पहले अपनी सीट तय करें और अपने परिवार के लोगों की सीट तय करें, उसके बाद अपने जो छोटे कार्यकर्ताओं को तय करें कि उनको कहां से लड़ना है। उनके लिए केवल मैं और मेरा परिवार, इसके ऊपर उनका कोई विचार नहीं। आप देखते जाइएगा, वीआईपी सीट नाम होगा, अपने परिवार के लोगों की सीटें तय करेंगे। दरअसल विरोधियों के खिलाफ बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, उससे तो यही लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत सीटों पर भी घिरने लगी है। तभी तो अखिलेश यादव ने बीजेपी की प्लानिंग लीक होने के बाद उसी पैटर्न पर अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है और महिलाओं के साथ ही दलित पिछड़ों का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी के वीआईपी सीटों पर प्रत्याशी को उतारने पर मंथन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बीएसपी से खिसक रहे दलित वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में है। इसी वजह से अब लोकसभा चुनाव से पहले फोकस दलितों की बस्ती पर है। बीजेपी की कोशिश अभियान चलाकर उन वोट बैंक्स में पकड़ बनाने की है जो उत्तर प्रदेश की कई सीट्स पर निर्णायक भूमिका निभाती हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 6 क्षेत्रों में दलित सम्मेलन करेगी। इसमें काशी, अवध, पश्चिम और ब्रिज क्षेत्र को शामिल किया गया है। साथ ही बीजेपी सभी जिलों में दलित सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। फिर लखनऊ में एक बड़ा दलित सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें तमाम बीजेपी के दलित वर्ग के नेता शामिल होंगे। वहीं सम्मेलन में हर बूथ की भागीदारी भी अहम होगी। साथ ही बीजेपी का इरादा है दलितों की समस्याओं को प्राथमिकता देना। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे बीएसपी से खिसक रहे दलित वोट बैंक में सेंधमारी लगातार बीजेपी कर रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने दलित मतदाताओं को साधने की पूरी तैयारी कर ली है। उन इलाकों को भी सिलेक्ट कर लिया है जहां से दलित वोट कलेक्ट किए जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को दी है। दरअसल बीजेपी की नजर बसपा से खिसक रहे दलित वोट बैंक में सेंधमारी पर है, जिसे अपने पाले में लाकर समाजवादी पार्टी को भी झटका दिया जा सके। और इस अभियान के लिए दलित वर्ग के मंत्री, सांसद और विधायकों की लिस्ट तैयार हो गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री दलित बस्तियों में जाएंगे। दलित बस्तियों में जाकर बीजेपी की नीतियों को समझाएंगे, सरकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी देंगे। यानी पहले पसमानदा प्लान, फिर ओबीसी को साधने के लिए सोशल प्लान और अब दलित वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत पार्टी दलित बस्तियों तक पहुंचने के लिए विशेष अभियान चला रही है। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी दलितों में पैठ बनाने के लिए मेगा प्लान तैयार कर चुकी है। बीजेपी इसी मेगा प्लान के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में दलित सम्मेलन आयोजित करेगी। इन दलित सम्मेलनों में जो दलित मंत्री हैं, विधायक, सांसद, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, ये सभी सम्मेलनों में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल की मौजूदगी में ये बात भी तय की गई कि अक्टूबर में बीजेपी 6 क्षेत्रों में दलित सम्मेलन करेगी। फिर सभी जिलों में भी दलित सम्मेलन होंगे। लखनऊ में एक बड़ा दलित सम्मेलन किया जाए और सम्मेलन में हर बूथ की भागीदारी होगी।
यानी इसी महीने काशी, अवध, पश्चिम, ब्रिज और गोरखपुर क्षेत्र में दलित सम्मेलन होंगे, जिसके लिए पिछड़े वर्ग के सांसदों और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है और लक्ष्य दिया गया है कि 2000 दलितों की मौजूदगी इन सम्मेलनों में रहे, यानी कि उनकी दलितों की संख्या बेहतर तरीके से इन सम्मेलनों में रहनी चाहिए। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सांसद दलितों के घर घर दस्तक भी देंगे। इसके साथ ही युवाओं पर भी फोकस रहेगा। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में सभी जनप्रतिनिधि बूथ स्तर से 1500 से 2000 की संख्या जुटाएंगे। जाटव समाज के युवाओं से संवाद किया जाएगा। दलित युवाओं को साधने के लिए कार्यक्रम होंगे। युवाओं से संपर्क के लिए दलित हॉस्टल में भी जाएंगे और युवाओं से बातचीत कर पता लगाएंगे कि वो पार्टी से क्या चाहते हैं, सरकार को उनके लिए क्या करना चाहिए। यानी दलित युवाओं को टटोलने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसे दलित सम्मेलन और संवाद स्थापित कर चरितार्थ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आज मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और 24 के लिहाज से एजेंडा क्लियर कर दिया। मायावती ने साफ कर दिया है कि 2024 में वो किसी के साथ चुनावी मैदान में नहीं आने वाली हैं, चाहे इंडिया हो या फिर एनडीए, किसी के साथ किसी भी हाल में गठबंधन नहीं किया जाएगा। साथ ही मायावती ने बीएसपी नेताओं को यह भी समझा दिया कि दोनों गठबंधन के नेताओं से दूरी बना ले। इतना ही नहीं, इस बैठक में मुस्लिम और दलित उम्मीदवारों पर भी मंथन हुआ। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे मायावती 24 के रण में अकेले दम दिखाने की तैयारी कर रही है। मायावती भले ही 24 के रण में एकला चलो की राह पर है, लेकिन उनकी नजर आगामी विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव पर भी है और इसी को लेकर अब रणनीति तैयार हो रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए मायावती ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की और मिशन 24 के लिए असल दाव से पहले यूपी उत्तराखंड की जमीनी हकीकत को जाना। इतना ही नहीं, मायावती ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में नहीं आना है, दोनों गठबंधन से दूरी बनाकर रखनी है। गठबंधन के सामने अपनी ताकत मजबूत करें, विपक्षी नेताओं से मेल मुलाकात से बचें। यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीएसपी अकेले ही मैदान में उतरने की तैयारी में है, लेकिन इसके पहले मायावती एक एक सीट की जमीनी हकीकत का अंदाजा भी लगा रही है। पिछले कुछ समय से मायावती पार्टी पदाधिकारियों से लगातार बैठकें कर रही हैं, उनसे फीडबैक ले रही है। संगठन को लेकर वो एक्शन मोड में है। इसी क्रम में लखनऊ पार्टी मुख्यालय पर यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। हमारा मानना है कि ये जैसे महिला ही आरक्षण बिल है, तो ये इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों की लगभग एक तरह का उनका विचार है, तो हम किसी से मिलने वाले नहीं, इसलिए कि हम कहाँ जाएंगे। दोनों लोगों से हमारी देखिए आइडियोलॉजी में और अन्य पार्टी जिससे गठबंधन करेंगे उनकी आइडियोलॉजी में फर्क है। तो हम अपने भाई यहाँ बहुजन समाज पार्टी के साथ एक मिशन भी है, तो हम इसमें किसी से गठबंधन करते हैं तो उस हो सकता है हम अपने लोगों को जो लाभ देना चाहते हो उस गठबंधन में शामिल होकर न दे पाए, इसलिए हम गठबंधन से बाहर हैं। बीएसपी का फोकस संगठन विस्तार के साथ ही बूथों मजबूत करने पर भी है, जिससे 24 के रण में दम दिखाया जा सके और 2019 के परिणाम को दोहराया जा सके। क्योंकि भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी हो, लेकिन इस चुनाव में भी उन्होंने साबित कर दिया कि कद में वो अखिलेश से बड़ी है और इसी को साबित करने के लिए एक बार फिर रणनीति तैयार हो रही है। दरअसल मायावती आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जातीय समीकरण सबसे प्रमुख आधार, सुरक्षित सीटों पर उम्मीद लगभग तय, मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। यानी बीएसपी की खास रणनीति ये है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के सामने उम्मीदवार जातीय समीकरण के साथ उतरेगा। और बसपा को मैं पहले नंबर पर आंकता हूं। हमारे 8 विधायक, 6 विधायक, 4 विधायक, आज भी 2 विधायक आपके सामने खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में बहुत अच्छे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, चाहे वो लोकसभा का हो
चाहे वो विधानसभा का। फिलहाल मायावती ना ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। हालांकि दोनों गठबंधनों की कोशिश मायावती को अपने पाले में लाने की है, क्योंकि प्रदेश में तकरीबन 20% दलित वोटर्स हैं, जो एक समय पर मायावती का वोटर माना जाता रहा है। लेकिन मायावती अब भी एकला चलो की राह पर है और एक बार फिर उन्होंने अपने नेताओं को दोनों गठबंधन से दूरी बनाने के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के बड़े नेता संजीव बालियान ने अलग प्रदेश की मांग छेड़ दी है। संजीव बालियान ने जाट समाज के एक अधिवेशन में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए और मेरठ इस नए प्रदेश की राजधानी बने। संजीव बालियान ने कहा है कि वो पश्चिम प्रदेश का सपना लंबे समय से देख रहे हैं। हालांकि संजीव बालियान के बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में बीते विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन की बढ़त का ये असर है, ताकि पश्चिम प्रदेश की मांग से एक बार फिर जाट और गुर्जर समाज को साधा जा सके। क्रांति धारा पर हूँ। 1857 की क्रांति का आगाज इसी शहर से हुआ और भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है मेरठ। मैं तो उम्मीद है कि एक दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनेगा और मेरठ उसकी राजधानी होगा। मैं तो सपने को बहुत दिन से देख रहा हूँ। इस बात को कहते हुए ज्यादातर लोग डरते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पर मैं थोड़ा कम डरूं और ज्यादा बोल दूं। इसीलिए राज्य मंत्री मेरे साथ के बहुत ऊपर जा लिए, बहुत बड़े बड़े पदों जा लिए, लेकिन मैं जाऊं मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। सनातन पर छिड़े संग्राम के बीच राहुल गांधी का आज का लेख काफी चर्चाओं में है। दरअसल सनातन पर विवादित टिप्पणी करके उदयनिधि स्टालिन और स्वामी मौर्य को राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने इस लेख में वो जरूर असली हिंदुत्व की परिभाषा देते दिख रहे हैं। राहुल गांधी लिखते हैं कि हर प्रकार के पूर्वाग्रह और भय से मुक्ति पाकर सत्य के समुद्र में समा जाना ही असली हिंदू धर्म है। वे लिखते हैं कि निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही हिंदू का धर्म है। राहुल कहते हैं कि हिंदू धर्म को कुछ मान्यताओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता, न ही उसके किसी राष्ट्र या भौगोलिक दायरे तक बांधा जा सकता है। राहुल ने अपने लेख में कहा है कि यह कहना कि हिंदू धर्म केवल उस सांस्कृतिक मान्यताओं तक सीमित है, उसका अलग पाठ होगा। किसी राष्ट्र या भूभाग विशेष से बांधना भी उसकी अवमानना होगी। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप हैं संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान पर? राम एक वास्तविकता है। राम भारत के सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है। लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दों को धार दी जा रही है, मुद्दों पर राजनीति की जा रही है, उस पर रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन सभी राजनीति और रणनीति का केंद्र सनातन ही बना है। सारी सियासत इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर देखा जाए तो 2024 का चुनावी प्लान भी इसी की धुरी बनता दिख रहा है। हिंदुत्व पर राहुल गांधी का लेख इसी की एक कड़ी मात्र है। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक लेख में हिंदू धर्म पर विचार रखे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम के शीर्षक के साथ राहुल गांधी लिखते हैं कि एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चार चरण को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। हर प्रकार के पूर्वाग्रह और भय से मुक्ति पाकर सत्य के समुद्र में समा जाना ही असली हिंदू धर्म है। सत्य और अहिंसा ही एकमात्र रास्ता है। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही हिंदू का धर्म है। दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन इंडी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। हाल ही में इसमें शामिल डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म को लेकर खूब जहर उगला था। यही नहीं, इंडी की सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी
सनातन और हिंदू को लेकर काफी विवादास्पद बयान देते रहे हैं। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। तो हिंदू धर्म कैसे, हिंदू धर्म कैसे? सब पूछिए तो ये फारसी शब्द है और फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। इन नेताओं के बयानों को लेकर बीजेपी ने तब कांग्रेस को भी घेरा था, गठबंधन को लेकर जवाब भी मांगा था। बात तो यहां तक कही गई थी कि सब सोनिया और राहुल गांधी के इशारे पर किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर सत्यम शिवम सुंदरम की पोस्ट सियासी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। हिंदुत्व पर राहुल गांधी के इस लेख को बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि कैसे राहुल गांधी सनातन और हिंदुत्व को गाली देने वालों से खुद को अलग कर पाएंगे? क्या इस पोस्ट मात्र से ही इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के नेताओं के दाग धुल जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी के सांसद दानिश अली ने विवादित बयान दिया है। सांसद दानिश अली ने विवादित बयान दिया है। संसद विवाद पर बोलते हुए उन्होंने जूता मारने तक की बात कह डाली है। दानिश अली बीजेपी पर निशाना साध रहे थे और इसी दौरान अपना आपा खो बैठे और ये विवादित बयान दे दिया। दानिश अली बीएसपी के वही सांसद हैं जिन पर विवादित टिप्पणी सदन के अंदर देने की वजह से बीजेपी सांसद सवालों के घेरे में है। रमेश बिधूड़ी पर एक्शन की मांग हो रही है और उनसे पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, कारण मांगा है। वही बीएसपी सांसद दानिश अली जब बीजेपी पर टिप्पणी कर रहे थे तो अपना आपा खो बैठे और जूता मारने तक की बात कही है। क्या कहा उन्होंने, कहां कहा, हम आपको सुनाते हैं। कि आप रोज साथ में जो काम करते हो, रोज हेट स्पीच देते हो, रोज नफरत फैलाते हो सड़क पे, रोज उन्हीं जो मजलूम है, जो विक्टिम है, उन्हीं को फिर मुकदमों में दोषी बना करके जेल भेजते हो। ये संसद के पटल पर साबित कर दिया कि आप क्या करते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं जस्टिन ट्रूडो की। कुछ दिनों पहले ही यानी कि 18 सितंबर को ही कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने संसद से भारत पर उनके देश में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। इस आरोप के कारण दोनों देशों के बीच काफी रिश्ते तनावपूर्ण भी हो गए। लेकिन भारत की तरफ से इस पूरे मामले पर इतना सख्त रवैया अपनाया गया कि आप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नरम पड़ते दिख रहे हैं। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे ट्रूडो अमेरिका से भारत की शिकायत करने गए, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लग रहा था कि वो अमेरिका के पास जाकर भारत की शिकायत करेंगे तो अमेरिका उनकी बात सुन लेगा। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के अंदर बैठकर बहुत विस्तार से, बहुत सधे हुए अंदाज में जस्टिन ट्रूडो की क्लास लगाई है। ट्रूडो को शर्म नहीं आ रही है, लेकिन कनाडा के अंदर अब एक ऐसा वर्ग खुलकर अखबारों में लेख लिख रहा है जो ट्रूडो को अब एक सेकंड के लिए भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए देखना नहीं चाहता है। इस जयशंकर ने किस तरह ट्रूडो की क्लास लगाई है और किस तरह कनाडा के अखबारों में ये छप रहा है कि ट्रूडो ने कनाडा का वैश्विक तमाशा बना दिया है। ये सब कुछ हम आपको आगे बताने वाले हैं। कनाडा के एक नहीं कई न्यूज़पेपर पढ़कर और रिसर्च करके हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जो अब तक कहीं भी सामने नहीं आई हैं। ऐसा नहीं कि ट्रूडो सिर्फ अमेरिका के पास ही भारत की शिकायत करने गए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी जस्टिन ट्रूडो ने संदेश भिजवाया था, लेकिन ऋषि सुनक ने ट्रूडो के आरोपों को नजरअंदाज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर तरफ जस्टिन ट्रूडो को साइडलाइन कर दिया गया और ट्रूडो मनमसोस कर रह गए।
दरअसल ट्रूडो को चिंता इस बात की सता रही है कि आखिर जो सबूत भारत मांग रहा है वो आखिर कहां से पैदा करें, क्योंकि भारत का विदेश मंत्रालय लगातार सबूत मांग रहा है और कनाडा की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर इतनी जल्दी इस मामले में ट्रूडो को रफा दफा करने वाले नहीं हैं। एस जयशंकर ने कनाडा पर जो आरोप लगाए हैं उसने दुनिया को चौंका दिया है। जयशंकर के आरोप क्या हैं आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि दुनिया के प्रसिद्ध पत्रकार 11 पुरस्कारों से सम्मानित टेरी गैल्विन ने एक बार फिर कनाडा के प्रधानमंत्री को जमकर खरीकोटी सुनाई है। जरा कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट में छपे टेरी गैल्विन के लेख का शीर्षक देखिए। ये विश्वव्यापी अपमान का एक तमाशा था। कनाडा के इस न्यूज़पेपर ने कैसे जस्टिन ट्रूडो का नकाब उतार दिया है, पूरी बात आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं अमेरिका के वाशिंगटन में, जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयानों से ट्रूडो को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है गाजियाबाद से। कबाड़ गोदाम में आग लग गई है।